हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और हम लोग कर रहे हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर और लेटर एंट्री के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर के सारे सवाल सॉल्व करा दिए थे। आज मैं आपको पार्ट 2 में 5 नंबर के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्च 2022 के अनसॉल्व पेपर में आए हुए हैं वो कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, इसमें आता है खंड दिया होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें क्या आएगा किन्हीं 2 को सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट एनी 2। ये सारे नंबर जो आज सवाल होंगे वो 5 नंबर के सवाल होंगे। और उसमें एक सवाल पूछा था कि अभिकेंद्र बल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन था अभिकेंद्र बल को परिभाषित कीजिए पहला, और इसी में न्यूमेरिकल दे दिया था कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर लंबी 1 मीटर व्यास की रस्सी से बांधकर वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर 10 चक्कर 31.4 सेकंड में की दर से 10 चक्कर, वो भी 31.4 सेकंड, यानी कि 31.4 सेकंड में 10 चक्कर लगा पाएगा से घुमाया जाता है तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना करो। तो पिंड पर अभिकेंद्र बल की गणना करना है, अभिकेंद्र बल निकालना है आपको। कुछ इस तरीके से सवाल होगा, ठीक है। एग्जैक्ट लिखने में बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग ऐसे समझेंगे कि अभिकेंद्र बल को हमें परिभाषित करना है। और यह न्यूमेरिकल दिया है कि 1 किलोमीटर व्यास की किसी 1 किलोमीटर द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है 10 चक्कर 31.4 सेकंड में। तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल को हमें निकालना होगा। तो अभिकेंद्र बल दोस्तों, सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग सुन लें, हो सकता है बोर्ड में आपको साफ ना दिख रहा हो, लेकिन मेरी आवाज़ आपको जरूर क्लियर आएगी, तो आप आवाज़ से भी इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल को इंग्लिश में हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, ठीक। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करता है, इस तरीके से, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई पिंड क्या करता है, किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जब कोई पिंड, एग्जैक्ट आप डेफिनेशन लिखने के लिए, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्र त्वरण v²/r से गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक। अभिकेंद्र बल बराबर होता है अभिकेंद्र त्वरण द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ठीक है। बल F और ये m, ये होता है v²/r, मात्रक न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है तो हम जानते हैं कि उसमें एक त्वरण होता है v² अभिकेंद्र त्वरण से गति करता है। तो न्यूटन ने कहा था वेयर देयर इज एन एक्सीलरेशन देयर मस्ट बी फोर्स, जहाँ कहीं भी त्वरण होगा वहाँ पर बल अवश्य होगा, अर्थात कोई यहाँ पर बल भी लग रहा है।
वो बल हमेशा केंद्र इस त्वरण के अनुदिश होता है, इसीलिए इसे हम लोग अभिकेंद्र बल कह सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर? ये 5 नंबर का सवाल है जिसमें आपको लिखना भी होगा और डेरिवेशन भी करना होगा। जैसा कि न्यूमेरिकल कह रहा है कि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 10 चक्कर प्रति 31.4 सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की आपको गणना करना है। तो घबराना नहीं दोस्तों, इसमें हमें दिया है पिंड का द्रव्यमान दे दिया है 1 किलोग्राम, रस्सी की लंबाई, टोटल रस्सी की लंबाई दे दिया है जिसको हम लोग व्यास कह सकते हैं, डायमीटर 1 मीटर है। तो हमें इसकी रेडियस निकाल लेना है तुरंत, तो ये 0.5 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। हमें चक्करों की संख्या n दे दिया है 10 और हमें टाइम दे दिया है 31.4 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग का अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F = mv²/r। अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, m की वैल्यू दी है, v हमें निकालना पड़ेगा, v बराबर होता है r × ओमेगा। ठीक, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक, t क्या होता है? n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन टाइम। तो आप n ये आवृत्ति होती है तो t बराबर 1/n भी लिख सकते हैं या n बराबर 1/t। तो जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 × पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको n यहाँ पर लिख सकते हैं, कितने चक्कर लगा रहा है 10, तो इंटू 10 कर लीजिए और कितने समय में लगाएगा 31.4 सेकेंड में। ठीक, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएंगे आपके, तो 2 बचा इसका 2, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 2, तो आपका कट गया है। ठीक है, तो ओमेगा 2 रेडियन प्रति सेकेंड। और अब आपको वैल्यू इसमें रख देना है, एफ की वैल्यू आ गई, एफ बराबर एम की जगह रख देंगे 1 × 1.0 × v2 का स्क्वायर अपान r 0.5, r की वैल्यू ये पाई से कट जाएगा, ऊपर हो गया 4/5, 0.8 न्यूटन का बल जो है पिंड पर लगेगा। कितना बल लगेगा? 0.8 न्यूटन का बल लगेगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित करो और समांतर अक्षों की प्रमेय भी लिखिए। ठीक, क्या क्या करना है? बल आघूर्ण को परिभाषित करना है, घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित करना है और क्या करना है? समांतर अक्ष की प्रमेय लिखना है। ठीक, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। कल एक्चुअली में पेपर था आज इसी चीज का, इसलिए मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था कि वो पेपर लीक हो जाता। तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, बल आघूर्ण यानी किसी भी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। सिंगल लाइन डेफिनेशन। इसका मान कितना होता है? इसका मान पिंड पर आरोपित बाह्य बल, अगर आपने F लगाया है, तथा पिंड की घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी अगर वो r हो के गुणनफल के बराबर होता है,
क्या होता है बलागुण? किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बलागुण कहते हैं। इसका मान पिंड पर आरोपित बाह्य बल F तथा पिंड की घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी r के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो बल आघूर्ण बराबर बाह्य बल गुणे बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, है ना। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ इज टू एफ इंटू आर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, टाउ इज टू एफ इंटू आर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अगर विमा लिखना चाहें तो ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस तरीके से आपका बल आघूर्ण हो जाएगा। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा की गुणन से लंबवत दूरी, और टाउ बराबर एफ इंटू आर, मात्रक न्यूटन मीटर, और ml स्क्वायर टी माइनस 2 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करना है घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और लिखना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एक वीडियो में कवर हो जाएं। एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिल जाए, जिससे आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी में सॉल्व करना है घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं। घूर्णन त्रिज्या इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ जीरेशन भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ जीरेशन। ठीक, कई लोग जानते हैं। क्या बताया था मैंने? घूर्णन त्रिज्या वो लंबवत दूरी है, घूर्णन त्रिज्या वह दूरी है जिसके वर्ग का गुणन, जिसके वर्ग का पिंड के द्रव्यमान के साथ गुणन, पिंड के द्रव्यमान के साथ गुणनफल पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। क्या होता है भाई? गुणन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसके वर्ग का गुणन, जिसके वर्ग का पिंड के द्रव्यमान के साथ गुणनफल पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी अगर वो दूरी के मान लिया जाए तो इसके वर्ग का पिंड के द्रव्यमान के साथ गुणनफल पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। घूर्णन त्रिज्या क्या है? के, तो के स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम, या के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम, अभी आप लिख सकते हैं। ठीक, या ये ले सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या वो दूरी है, घूर्णन त्रिज्या वह दूरी है, या ऐसे लिख दीजिए, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम, ये हो गई घूर्णन त्रिज्या। अब कह रहा है कि पिंड के समांतर अक्षों की प्रमेय, तो पिंड के समांतर अक्ष की प्रमेय, इसको सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। ये 5-5 नंबर के सवाल है, तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा, और कोशिश कीजिए कि सही चीज लिखने की करिए। वहां पर कुछ भी लिख कर मत आइए, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है और जिस नजर पड़ती है तो आप सही वर्ड उसको पकड़ में आना चाहिए। तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है? समांतर अक्ष की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या होता है? किसी पिंड के
किसी पिंड का अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब इसको समझा भी देंगे, पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? कैपिटल M, और अगर दोनों अक्षों के बीच की दूरी ले लिया जाए तो अगर d ले लेंगे तो d²। तो इस प्रकार से किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण I पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM पिंड के द्रव्यमान दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये समांतर अक्षों की प्रमेय होती है I=ICM प्लस कैपिटल M d²। इसका डेरिवेशन आप चाहें तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं। डेरिवेशन समांतर अक्षों की प्रमेय लिखने के लिए आया था, तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप ये 3 डेफिनेशन लिख दीजिए। इसका डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। ये 2 समांतर अक्ष हैं, ये A डैश कह सकते हैं। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी d मान लीजिए। यहाँ पर कोई पिंड स्मॉल m है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप a मान सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी दूरी जो हो जाएगी, अगर इसे हम लोग r मान लें, ठीक, तो ये a प्लस d के बराबर होगी। ठीक है, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से समांतर अक्षों की प्रमेय हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया है घर्षण। अब ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तीसरे में आया है कि अब फिर से 5 नंबर के सवाल हैं। घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण के नियम और दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग। तो घर्षण किसे कहते हैं दोस्तों? घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिया गया है 5 नंबर में। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण वो बल है जो 2 सतहों को या 2 वस्तुओं को एक दूसरे पर फिसलने से रोकता है, उसे घर्षण कहते हैं। तो लिख सकते हैं 2 परस्पर सतहों के मध्य लगने वाले, ऐसे ना लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं, जब 2 परस्पर संपर्क में रखी वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो या होने वाली हो, तो उनके गति
के विपरीत दिशा में सतहों के मध्य उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, जब दो परस्पर संपर्क में रखी वस्तुएं एक दूसरे पर रखी हों, उनके बीच आपेक्षिक गति हो रही हो या होने वाली हो, दोनों कंडीशन में हो रही हो या ना हो रही हो, तो उनकी गति की विपरीत दिशा में जो सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उनकी गति का विरोध करता है, इस विरोधी बल को ही हम लोग घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण, जो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके नियम क्या होते हैं? नियम वही, सबसे पहले तो सीमांत घर्षण बल वस्तुओं की गति की विपरीत दिशा में लगता है, हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, पहला नियम। दूसरा, यह वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा, इसका मान सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। ये इसके नियम हैं। सबसे पहली चीज तो सीमांत घर्षण जो होगा, कोई भी घर्षण होगा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगेगा, जिस ओर वस्तु गति करने वाली होगी उसके विपरीत दिशा में लगेगा। दूसरा, ये वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया जो होती, नॉर्मल रिएक्शन, उसके प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, ये सतहों के खुरदरेपन पर इसकी वैल्यू निर्भर करेगी कि ज्यादा होगा या कम होगा। घर्षण के लाभ दोस्तों, आपको पता है कि घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं। घर्षण के कारण ही हमारा संतुलन बना हुआ। घर्षण के कारण मैं इस बोर्ड पर मार्कर की सहायता से लिख पा रहा हूं। घर्षण की सहायता से आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते ही गाड़ी आपकी रुक जाती है, अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और भी बहुत सारे लाभ हैं जो आप एक एक करके